करना शुरू कर चुके हैं हेड्स ऑफ अकाउंट्स के, ठीक है जी। उससे पहले थोड़ी सी बात हमने की थी, वो बात अगर आपकी तरफ से भी वापस सुनाई दे जाए तो बहुत अच्छा हो, ठीक है जी। तो मेरे दोस्त बताएंगे कि ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन हमने कल क्या बनाई थी। हेड कैप, बहुत अच्छी बात है। कोई भाई लफ्ज़ मैंने जो लिखवा दिए वो भी ज़रूरी नहीं है, ना समझ आए तो उर्दू में भी काम चलेगा, पता होना चाहिए बात का फ़िलहाल, ठीक है जी, कि क्या चीज़ क्या है कैसे है, बस थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट देना है चीज़ों का, ठीक है। ओके, तो ऑर्गेनाइजेशन इज अ ग्रुप ऑफ पीपल कंबाइंड टुगेदर टू परफॉर्म एनी स्पेसिफिक टास्क, ठीक है जी। कितनी तरह की ऑर्गेनाइजेशंस हैं हमारे, कल हमारी डिस्कशन में आई, बताएंगे मुझे वो वाले भाई दरवाजे के साथ वाले ये जो पीछे मुड़ के देख रहे हैं वाइट शर्ट, ओके, कौन कौन से? ओके, प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मकसद क्या बताया था हमने, और प्रॉफिट सीकिंग का, तो इनमें से नॉन प्रॉफिट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन थी और दूसरी सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन, नहीं, नॉन प्रॉफिट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, पक्की बात है, याद है? ओके, ऑर्गेनाइजेशन जिनका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता, हम उनको बिजनेस नहीं कहा करते, बल्कि वो ऑर्गेनाइजेशन हैं, ठीक है, बस ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कहना मुनासिब नहीं है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन तो वो ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनका मकसद प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है। अच्छा जी, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस क्या हुआ, कुछ लोग मिलकर प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाह रहे होते हैं, तो बिजनेस एक्टिविटीज़ के हिसाब से कितनी टाइप्स का था, ऐसे करके बैठे हुए जो भाई हैं ये बताएंगे जी। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस क्या करता है भाई? खुद भी बेच सकता है, मसलन और मसलन मित्सुबिशी और फिलिप्स और इंटरवुड्स, तो जो नज़र जहाँ जहाँ पड़ती जाए उसके मैन्युफैक्चरर का नाम ले लिया आपने, ठीक है, बहुत अच्छा किया। तो पीछे खान साहब बैठे हैं दीवार के साथ लग के, हाँ जी, तो आप बताएंगे कि सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस में क्या होता है, तो फिर फी सबिलिल्लाह अगेंस्ट अ फी, मसलन कोई एग्जांपल दो सर्विस बिजनेस की। ओके, सही है, अच्छी बात है, ओके जी, ओके गुड। और रह गया ट्रेडिंग बिजनेस, तो ट्रेडिंग बिजनेस, चलें मुश्किल वाली बात मैं नहीं बताता जी, ट्रेडिंग बिजनेस कौन बताएगा, खुद बताएं। मुझे लग रहा है कि ये भाई साहब का दिल कर रहा है कि मैं भी आंसर दूँ ब्लैक शर्ट का, है ना, कर रहा है ना दिल, बोलो। बनी बनाई चीज़ खरीदते हैं और उसको अपना मार्जिन रख के बेच देते हैं, ट्रेडर्स इनको कहा जाता है, ट्रेडिंग बिजनेस। मसलन एग्जांपल दोगे? वेरी गुड, ठीक है जी। जो भी आपके रिटेल बिजनेसेस हैं, आपके सामने काफ़ी एग्जांपल्स हैं, आसपास देखें तो उनको हम ट्रेडिंग बिजनेस कह रहे हैं, जैसे हाइड्रोस्टार है, मेट्रो है, जलाल सन्स है, शीता जनरल स्टोर एट योर नुक्कर गली है, तो ये सारे क्या हैं, ट्रेडिंग बिजनेसेस। अच्छा जी, तो मैंने आपको ये बताया था कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग भी हमने FAR 1 में देखनी है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की अकाउंटिंग भी हमने, तो हम जिसको देख रहे होंगे इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के लेवल पे, वो बिजनेस ट्रेडिंग बिजनेस होगा, सर्विस बिजनेस भी हो सकता है, ठीक है जी। अच्छा, अब बात शुरू की थी फिर हमने अकाउंटिंग की, कि अकाउंटिंग क्या है। मैंने आपसे कहा था कोई मैंने टेक्निकल डेफिनेशन कल नहीं दी, कोशिश यही की है कि हर डेफिनेशन बिल्कुल ज़्यादा अल्फाज में आपके सामने रखी जाए। अकाउंटिंग क्या है, मैंने आपको कहा था कि ये जो बिज़नेस है, इस बिज़नेस में जब कुछ ट्रांजैक्शंस होती हैं, ठीक है, कोई चीज़ खरीदी जा रही है, कोई बेची जा रही है, पैसे आ रहे हैं, पैसे जा रहे हैं, ये मुख्तलिफ ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। जब इन ट्रांजैक्शंस होती हैं तो मुख्तलिफ पार्ट्स बिजनेस के जो है उनमें मूवमेंट आती है,
उन पार्ट्स को टेक्निकली स्पीकिंग अकाउंटिंग हेड्स कहा जाता है या हेड्स ऑफ अकाउंट्स कहा जाता है, ठीक है। इन अकाउंटिंग हेड्स में जो मूवमेंट होती है, जब उस मूवमेंट को रिकॉर्ड करते हैं तो उसका नाम अकाउंटिंग रख दिया जाता है। तो अकाउंटिंग हेड्स में मूवमेंट को रिकॉर्ड करने का नाम क्या है? ये कोई टेक्निकल स्टैंडर्ड की डेफिनेशन नहीं है, सिर्फ आसान अल्फाज में आपको थोड़ा सा बताया था। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अकाउंटिंग सीखनी है तो सबसे पहले हमें क्या सीखना पड़ेगा? अकाउंटिंग सीखनी है तो सबसे पहले क्या सीखना पड़ेगा? और सबसे पहला अकाउंटिंग हेड हमने नकल करते हो, सबसे पहला अकाउंटिंग हेड हमने कौन सा कल देखा था? एसेट। डेफिनेशन आपने देख लिया, नाम बताओ। वो ग्लासेस वाले भाई क्या हाल है? ठीक हो? वो तुम तो FR1 में भी बैठते हो, ठीक है, तुम रहने दो फिर। नहीं, आपसे पीछे वाले बैठ। एसिड की डेफिनेशन नकल ना करो भाई, कुछ नहीं होता यार, गलत बताओगे कुछ नहीं कहूंगा। हाँ जी, एसेट इज अ रिसोर्स ओन्ड बाय द बिजनेस विच विल गिव बेनिफिट इन फ्यूचर। वाइट शर्ट, आप कुछ कहना चाह रहे हैं कि 2 टाइप्स के एसेट होते हैं मेरे ख्याल में, ये कहना चाह रहे हैं। कौन कौन से? नॉन करंट कौन से होते हैं? जिनकी लाइफ एक साथ, आसान अल्फाज में जिनकी लाइफ एक साथ ज्यादा, समझने के लिए बस इतना ही काफी। वैसे तो हम ये कहते हैं कि जिनसे फायदा लेने के लिए हमें एक साल से ज्यादा उन्हें यूज, वो बातें करते रहेंगे। तो इन फिक्स्ड एसेट, नॉन करंट एसेट्स के ऊपर भी पूरा एक चैप्टर हम पढ़ेंगे, तो देखेंगे। फिलहाल आसानी के लिए जिनकी लाइफ एक साल से ज्यादा वो, और जिनकी लाइफ एक साल से कम वो। अच्छा, तो नॉन करंट की कोई एग्जांपल देना पसंद करेंगे मेरे दोस्त? आप फर्स्ट डे है, फर्स्ट डे है, पहले दिन ही तुम्हें नहीं आता, पहले दिन ही काम नहीं करके आए, क्या फर्स्ट इंप्रेशन पड़ा होगा तुम्हारा? है वो मुझे नहीं आवाज आ रही, उनको क्या आवाज आएगी? अच्छा, मुझे सुनाए जी, सुनाए। लैंड, बिल्डिंग, कंप्यूटर, प्लांट, मशीनरी, फिक्सचर्स, फर्नीचर, इक्विपमेंट, एंड काफी है। दूसरी किस्म के एसेट कौन से थे? करंट। हाँ, करंट। बताना जरा करंट के नाम। अच्छा, मसलन? अच्छा, और किताब खोल लो अब। हैं सर, नकल यहीं तक ही हुई थी। और जी, और अच्छा, स्टॉक की डेफिनेशन बताएंगे? कौन बताना चाहेगा स्टॉक की डेफिनेशन? बताइए जी। तो वो करंट क्यों, नॉन करंट भी तो हो सकते हैं। कल एक भाई ने सवाल किया था, किसने किया था? आज आया ही नहीं कल सवाल करके भाग गया वो जी। और नहीं, तुमने नहीं सवाल किया था, इधर बैठे थे वो 2 लोग जो आपस में चह में गोइयां कर रहे थे। मैंने पूछा क्या हुआ, तो कहते हैं क्वेश्चन है जी। बोलो, फिर बोलो डेफिनेशन जी। हमने कोई आइटम्स खरीदे थे सेलिंग पर्पस के लिए, उनमें से कुछ बेचने से रह गए, उनको हमने क्या कहा था? स्टॉक, ठीक है, या इन्वेंट्री। तो इसको करंट इसलिए कहा था कि बिजनेस की नॉर्मल अजम्पशन यही होती है कि स्टॉक को हम जो खरीदा है जल्द अज जल्द बेचें, क्योंकि स्टॉक में हमारा पैसा फंसा पड़ा होता है। स्टॉक में हमारा पैसा फंसा हुआ है, हमने चीज़ें खरीदी हैं पैसे लगा के, वो बिकेंगी तो पैसे आएंगे प्रॉफिट समेत, फिर नई चीज़ें खरीदेंगे, फिर बेचेंगे, फिर वो वापस पैसे आएंगे और प्रॉफिट के साथ। तो ये चक्कर जितने जल्दी लगे उतना बेहतर है, उतनी बार प्रॉफिट आएगा, ठीक है। तो नॉर्मल असम्पशन क्या है जी कि स्टॉक या इन्वेंट्री को हम जल्द अज जल्द बेचना चाह रहे होते हैं, तो ये करंट एसेट। और डेटर की डेफिनेशन कौन बताना पसंद करेगा? अ पर्सन टू होम गुड्स आर सोल्ड ऑन। ये कैसे एसेट है भाई? ओके, यानी कि फ्यूचर में हमें इनसे बेनिफिट आएगा इन द फॉर्म ऑफ कैश। तो इन्वेंट्री वाले भाई, इन्वेंट्री कैसे एसेट है भाई? आपने तो बताइए। हाँ, हमारी चीजें पढ़ी है नहीं। एसेट की डेफिनेशन मैंने कही थी, फ्यूचर में फायदा मिलेगा। मैं यही पूछना चाहता था, महसूस क्यों कर रहे हो भाई? देखें,
मेरे बच्चे हैं सारे, मेरा मजाक, आप लोगों ने हंसना भी नहीं है, ठीक है? ओके, अच्छा जी। तो ये एसेट्स इसलिए हैं, इन्वेंट्री भी या डेटर भी, ये फ्यूचर में इन्वेंट्री बिक के फ़ायदा ला रही है और डेटर फ्यूचर में पैसा दे के फ़ायदा दे रहे हैं, ठीक है जी। और ये दोनों ही हमने करंट एसेट में क्लासिफाई किए थे, ठीक है जी, बोलिए। पहले ये बताओ कि हम कौन हैं? हम दुकान है। आप दुकान बनना चाह रहे हैं या पहले? भाई हंसने की बात नहीं है, ये बहुत अहम बात है। मैंने अभी एक पॉइंट यहाँ से ड्राइव करके सबको उसके ऊपर लगाना है अगले 2 4 5 10 दिन तो कम से कम। जी बोले। आप बायर हो ना, तो आप अभी उधर से सोचेंगे नहीं, ठीक है? कुछ दिन तक आपने ये बिजनेस के इर्द गिर्द डब्बा लगाना है और आपने यहाँ रहना है, ठीक है जी। इस बाउंड्री से बाहर फिलहाल आप लोगों ने नहीं निकलना। 2 4 5 दिन जब गुजर जाएंगे तो फिर दूसरे एंड से भी हमें सोचने में समझ आने लग जाएगी बात। अगर पहले ही दिन हम दोनों एंड से सोचेंगे ना तो फिर हमें प्रॉब्लम होगी। आज हम यही सोचेंगे कि बिजनेस ने उधार पे चीज बेची, फ्यूचर में बिजनेस को फायदा आएगा। बिजनेस ने उधार पे चीज खरीदी, वो आज बताने लगो, वो देखते हैं अभी लायबिलिटी में जाके। थोड़ा सा सब्र कर दो, ठीक है? रहना सिर्फ इस डिब्बे के अंदर अंदर है कुछ दिन आपने, यानी आप लोगों ने जो भी ट्रांजैक्शन आपकी तरफ थ्रो की जाए, आप लोगों ने उसको किस पर्सपेक्टिव से सोचना है? बिजनेस के पर्सपेक्टिव से। बिजनेस के पर्सपेक्टिव से बाहर आपने फिलहाल नहीं सोचना। 4 5 6 दिन गुजरेंगे, बेसिक चीज़ें जब हमें समझ आ जाएंगी इंशाल्लाह, बल्कि ऐसा कह लिया जाए कि 15 से 20 दिन बाद जब बेसिक्स को हम, जो डबल एंट्री सिस्टम है, जब वहाँ पे पहुँच जाएंगे तो फिर आपको कोई मसला नहीं होगा इन चीज़ों के अंदर। आप जिस तरफ मर्जी बैठ के जो तरफ मर्जी सोचते रहें, ठीक है? अभी थोड़ा सा होल्ड करके चलें ताकि हम ज़रा ये एक एक करके सीढ़ी चढ़ना है ना, पहले दिन सारी चीज़ें नहीं सोचनी। शायद मैं समझा भी लूँ आपको आज ही पढ़ा कर, लेकिन 2 4 10 15 20 बच्चों को समझ आ जाए, बाकी बैठे हों वो कन्फ्यूज़ हो जाए। क्योंकि इंट्रो के अंदर सबसे बड़ा मसला ये है कि बेशतर बच्चे पहली बार अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो कोशिश करनी है कि जितना कहता रहूँ उतना करते रहेंगे। 15 20 दिन बाद फिर आप लोग खुल डुल के खेल सकते हैं, ओके? अच्छा जी, और कोई कन्फ्यूजन? जो बात हुई कल वहाँ तक रहते रहते कोई बात समझ ना आ रही हो, जो बातें सामने आई थी उनमें से कोई बात कन्फ्यूज़ कर रही हो तो बोले। किसी कन्फ्यूज़ हो तो बताएं। नहीं नहीं, पक्की बात है? दूसरा हेड है जी आज का पहला हेड, जो वैसे नंबर 2 पे आ रहा है, वो क्या है जी? लायाबिलिटीज। एसेट के बारे में कहा था, अ रिसोर्स ओन्ड बाय द बिजनेस विच विल गिव बेनिफिट इन फ्यूचर, फायदे की चीज थी, ठीक है? लायबिलिटी क्या है? लायबिलिटी है एन ऑब्लिगेशन, एक बोझ। एन ऑब्लिगेशन, एक बोझ। सबसे सादा बात कर रहा हूं, और भी चीजें आएंगी। देखें, एसेट भी सिर्फ ये नहीं होगा कि डेटर ने फ्यूचर में कैश देना है तो एसेट। हम थोड़े बड़े होंगे, अगले टॉपिक्स में जाएंगे, यही इंट्रो के अंदर ही रहते रहते तो बहुत सी चीज़ें और भी एसेट के तौर पे क्लासीफाई होना शुरू हो जाएंगी। ऐसे ही लायबिलिटीज़ में भी बेसिक बात सिर्फ सिखा रहा हूँ आपको, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह हम चीज़ें ऐड करते चले जाएंगे। कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं बताई मैंने आपको, मैंने करंट एसेट की कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं बताई आपको, बेसिक सिर्फ 3 4 चीज़ें बताई, और चीज़ें आएंगी इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जी। लायबिलिटीज़ एक बोझ है, ऑब्लिगेशन है टू पे समवन इन फ्यूचर। एसेट क्या था? रिसोर्स गिविंग बेनिफिट इन फ्यूचर। उसके बिल्कुल ऑपोजिट चीज है लायबिलिटी। क्या है? एक बोझ है, एक ऑब्लिगेशन है हमारे शोल्डर्स पे टू पे। फिलहाल मैं सिर्फ पे की बात कर रहा हूं। एन ऑब्लिगेशन टू पे कैश, एन ऑब्लिगेशन टू पे समवन इन फ्यूचर। तो डेफिनेशन ये सादा सी लिख लें, लायबिलिटीज क्या होती है जी? एन ऑब्लिगेशन
टू पे समवन इन फ्यूचर। नोट बाद में कीजिएगा, देख लिया करें पहले। ऑब्लिगेशन है, बोझ है, वो बोझ उतरेगा फ्यूचर में बाय पेइंग। बोझ है जो फ्यूचर में उतरेगा बाय पेइंग। ठीक है, आसान बात है, समझ आ रही है। एक बोझ पड़ा हुआ है, फ्यूचर में हमने उसको उतार देना है पे करके। तो ये बोझ भी दो तरह का है। अगर हमने ये बोझ की पेमेंट अगले 12 महीने के अंदर अंदर करनी है तो उसको क्या कहेंगे? करंट बोझ, करंट लायबिलिटी। और अगर यही बोझ हमने अगले 12 महीने के बाद जाके पे करना है, वो अब ये ना सोचिएगा कुछ 12 महीने में और कुछ बाद में हो तो क्या करेंगे, वो भी वक्त आने पर करेंगे जब करना होगा। फिलहाल सिर्फ ब्रॉड कैटेगरी देखेंगे। नॉन करंट लायबिलिटी जिसको पे करना है 12 महीने के बाद, और करंट लायबिलिटी जिसको अगले 12 महीने के अंदर अंदर हमने पे कर देना है, वो ख़त्म करना है। ठीक है जी। तो इसका मतलब लायबिलिटीज़ की बात करें तो लायबिलिटीज़ भी दो तरह की हो गई। ऐसी लायबिलिटी, लाइफ ही कह लेते हैं, जिसकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा हो, यानी कि जिसको हमने पे करना हो 1 साल के बाद जाकर, तो उनका नाम क्या है जी? नॉन करंट लायबिलिटीज। दिल कर रहा होगा स्लैश डाल के फिक्स्ड लायबिलिटीज भी लिख दें, तो ये नहीं लिखेंगे जी। फिक्स्ड का नाम सिर्फ नॉन करंट एसेट्स के साथ फिक्स्ड एसेट के तौर पे आ जाता है। लायबिलिटीज लॉन्ग टर्म कह सकते हैं, लॉन्ग टर्म या नॉन करंट। ठीक है, लॉन्ग टर्म या नॉन करंट लायबिलिटीज। इसकी मैं एक ही एग्जांपल फिलहाल लिख रहा हूँ। आपके इंट्रो के लेवल पे शायद ये एक ही रहेगी, इसके ऊपर कोई और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी नहीं आएगी। मिसाल के तौर पे a बैंक लोन obtained for let's say 5 years। जी, आप पे बोझ है, आपने बैंक से लोन लिया, आप पे बोझ है। भाई आप पे बोझ है? बोझ नहीं है? क्यों नहीं है? ये मर जाओगे, कर्ज तो शहीद को भी माफ नहीं है। कैसे नहीं है बोझ? आपने लोन लिया तो आप पे बोझ है। ठीक है, ओके। आपने लोन लिया तो आप पे बोझ है, और बोलो ये बोझ उतरेगा कैसे? पैसे वापस करके। कब? फ्यूचर में। लेकिन ये फ्यूचर वाले पैसे वापस कब करने हैं? 5 साल बाद। तो ये ऐसा बोझ है जो अगले 12 महीने में हमने नहीं उतारना, तो ऐसे बोझ को हम कहेंगे नॉन करंट बोझ या लॉन्ग टर्म बोझ। ओके जी, बोलें। हाँ जी भाई, मैंने फिर वही बात की कि आपने फिलहाल देखो, जिसके आपका बिजनेस हो, आपका जो डेटर है, जाहिर सी बात है उस बंदे के आप क्रेडिटर हो। ऐसे नहीं सोचो, ऐसे कंफ्यूज हो गए। क्यों सोचते हो ऐसे? सोचेंगे हम, आप बिजनेस के मुंशी हो, आप बिजनेस के पर्सपेक्टिव से ही सोचो। फिलहाल बिजनेस ने किसी से पैसे लेने हैं या बिजनेस ने किसी को पैसे देने हैं, दैट्स इट। दूसरा एंड सोचना ही नहीं है। बिजनेस के ही एंड पे आके दोनों चीजें सोच लो ना। ठीक है, जिस डेटर की बात की आपने, भाई सब कान बंद कर लो, जरा लड़ाई होगी हमारी। डेटर की बात की आपने, डेटर कौन है? जिससे बिजनेस ने पैसे लेने हैं। अब आप दूसरी बात कर रहे हो, नहीं तो डेटर ने तो बिजनेस के पैसे देने हैं ना। छोड़ो यार, बिजनेस ने ही वापस, और कहो बिजनेस ने किसी के पैसे देने हैं, इस एंड से सोच लो। सोचना सिर्फ बिजनेस के पर्सपेक्टिव से, कान खोलने जी। ओके, लायबिलिटीज। अगर लाइफ, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, बाकी मैं आपको मजबूर तो नहीं कर सकता। फायदा होगा इसी से कि आप बिजनेस के पर्सपेक्टिव से 2, 4, 5 दिन सिर्फ सोच लें, फिर इंशाल्लाह खुलने लग जाएंगे इसरार और रुमूज अकाउंटिंग के आहिस्ता आहिस्ता जी। लायबिलिटीज ऐसी जिनको अगले 1 साल के अंदर अंदर हमने पे ऑफ करना है, उनका नाम क्या होता है जी? वो लायबिलिटीज जिनको देख के करंट लगे, ये तो पे करनी है अभी अभी, करंट वाली लायबिलिटीज।
liabilities. फॉर एग्जाम्पल एक तो ये एग्जाम्पल ले लेते हैं मिसाल के तौर पे, a बैंक लोन फॉर लेट्स से 6 months. सही है, 6 महीने के लिए एक बैंक लोन ले लिया। बोझ तो बोझ ही होता है ना, लोन ले लिया तो बोझ है, पे करके इसको हारना है। पे करना कितने अरसे में है? अगले 12 महीने में। तो है तो ये लायबिलिटी कौन सी वाली होगी? करंट वाली लायबिलिटी। ओके, एक और एग्जांपल है क्रेडिटर्स। ठीक है जी, इसकी डेफिनेशन लिख पाऊंगा, जल्दी से इतना नोट कर लें। हमने अगर हम बिजनेस है, बस बिजनेस के एंड से सोच रहे हैं, हमने किसी को चीजें उधार पे बेची थी, क्या कहलाया था वो हमारा? क्योंकि उसने फ्यूचर में हमें पैसे देने थे, फायदा आना था, एसेट। अगर हम किसी से चीजें उधार पे लाए हुए हैं तो क्या फ्यूचर में वो भी हमें पैसे ही देगा? हाँ बोलो, फ्यूचर में हमें वो फायदा देगा या हम पे वो चीजें आते ही बोझ पड़ गया? क्या बोझ पड़ गया? फ्यूचर में हमें उन चीजों की पेमेंट करना पड़ेगी, करना पड़ेगी। बात समझ आ रही है? तो क्रेडिटर कौन है? जिससे बिजनेस उधार पे चीजें खरीद ले। ठीक है, थोड़े बड़े हो गए तो फिर आप अपने उस क्रेडिटर के डेटर के बारे में सोच लेना, यही बात पहुंचेगी, लेकिन फिलहाल नहीं सोचना इस तरह से। ठीक है जी, तो क्रेडिटर कौन हुआ? खुद ही बना लो डेफिनेशन, कल डेटर वाली याद है आपको, खुद ही बनाओ। अ पर्सन टू नहीं, फ्रॉम whom गुड्स आर परचेज्ड ऑन क्रेडिट, यानी उधार। लिखो, पहले लिखो फिर बात मजीद करते हैं। अ पर्सन फ्रॉम whom गुड्स आर परचेज्ड ऑन क्रेडिट। क्रेडिट मतलब उधार। अ पर्सन फ्रॉम whom गुड्स आर परचेज्ड ऑन क्रेडिट, इसका नाम क्या होगा? क्रेडिटर। एक आध दिन लगेगा डेटर क्रेडिटर याद रखने के लिए, पहली बार जिंदगी में लफ्ज आते हैं ना। ठीक है, अ पर्सन फ्रॉम whom गुड्स आर परचेज्ड ऑन क्रेडिट। अच्छा, तो फिर ये लायबिलिटी क्यों है? क्योंकि ये गुड्स आते ही कांधों पे बोझ महसूस हुआ। क्या बोझ महसूस हो रहा है? फ्यूचर में हमें इसकी पेमेंट करना पड़ेगी। ठीक है, तो क्रेडिटर लायबिलिटी है। नॉन करंट क्यों नहीं है? अब अजम्पशन की बात ना करें, अब तो बात करें अपनी गुडविल की। आप किसी से चीजें उधार लेके आए और वो आपको कहे, लेट्स से, जाहिर है उसकी भी तो अजम्पशन होगी ना जल्दी पैसे आए, वो आपको कहे 2 महीने बाद पैसे दे जाना, आप उसे रुला के तरसा के आप उसको 2 साल में जाके पैसे देना, तो वो अगली बार आपको खुद तो चीज़ देगा ही नहीं, ये तो पक्की बात है। वो आसपास वालों को भी कहेगा ए नूना सामान देना, जलील कर देगा, पैसे तो देता ही नहीं है। तो भाई आपने जैसे अपने पैसे रिसीव करते हुए कोशिश करनी है कि जल्दी रिसीव करें, ऐसे ही क्रेडिटर को पे करते हुए मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट आपने अवेल करनी है। अगर क्रेडिटर ने कहा 2 महीने तो 2 महीने पूरे अवेल करो उसको, लेकिन 2 महीने में पे जरूर करो। अब आप कहोगे अगर क्रेडिटर ही 2 साल का टाइम दे दे तो फिर मेरे ख्याल में वो बिजनेस करने नहीं बैठा हुआ, ठीक है, या कुछ और करने के लिए बैठा हुआ है, और वो कुछ और FAR 1 में एक टॉपिक है रेवेन्यू का, वहाँ पे हम जाके देखेंगे कि वो शायद फाइनेंसिंग वगैरह के कोई एग्रीमेंट होता है। ठीक है जी, तो नॉर्मल ही है ये अजम्पशन भी। ठीक है, अब वापस आ जाते हैं इस बात पे कि डेटर से पैसे हम जल्द अज जल्द रिकवर करना चाहते हैं, तो क्रेडिटर को भी हम टाइमली पैसे पे करना चाहेंगे। ठीक है, क्लियर है ये बात? और सही है? चल
लाइबिलिटीज ओवर, एसेट्स पे टाइम लगता है, उसके बाद तो दूसरे नंबर पे इस पे टाइम लगता है, आगे फिर चीज़ें और आसान होना शुरू हो जाती हैं, जैसे इनकम, इनकम कमाइयाँ हो रही हैं, ठीक है। इनकम, कितनी इनकम है तुम्हारी, कितनी इनकम है जी, क्या मतलब कमाई, ठीक है जी, क्या कमा रहे हो, कितनी इनकम हो जाती है, दुकान लगा के बैठे हो, कितनी इनकम है तुम्हारी। कितनी इनकम नहीं पूछते, कभी कभी तो यूं भी पूछ लेते हैं कितनी सेल्स हैं तुम्हारी, दुकानदार से ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो इनकम का मतलब तो बिल्कुल कमाई है, लेकिन ये इनकम को हम ब्रॉडली इनकम कह रहे हैं कमाई को, इसको हम अगर मज़ीद बाइफरकेट करके लिखना चाहें तो हम कह सकते हैं सेल्स या रेवेन्यू और इसके अलावा अदर इनकम। फ़र्क बताता हूँ, आसान सी बात है, मुश्किल नहीं है कि सेल्स को आप इनकम कह रहे हैं तो फिर अदर इनकम क्या बला हुई, उसको भी आपको सेल्स ही कह लेना चाहिए था, ठीक है जी, उसको अलग क्यों रखा हमने, तो इसके ऊपर बात तो करते हैं बाद में। पहले ज़रा सेल्स की सादा सी डेफिनेशन लिख लें, जो ऐसे ही दिल को भा जाए, वैसे ही सादा सी, स्पाइसी वाली नहीं लिखनी। सेल्स क्या है जी, अमाउंट्स अर्नड बाय सेलिंग गुड्स। आप कहोगे सर्विस वाले बिजनेस की बात नहीं कर रहा, तो शायद गुड्स और सर्विसेज मुझे लिख देना चाहिए था, लेकिन अभी रहने दें, ठीक है। फिलहाल ज़रा सबसे सादा बात लेके चलते हैं, फिर सर्विस तो ऐड ही करना है ना, स्लैश डाल के सर्विस कर देंगे। अमाउंट्स अर्नड बाय सेलिंग गुड्स, अमाउंट्स अर्नड बाय सेलिंग गुड्स। देखें, ट्रेडिंग का बिजनेस है तो चीज़ें ही उसने खरीदनी है और फिर वो बेच देनी है। तो जो चीज़ें उसने बेची हैं बिजनेस ने, उन चीज़ों को बेचने से, जिस काम के लिए वो दरअसल बैठा हुआ है चीज़ें बेचने के लिए, स्टेशनरी की दुकान कल खोली थी, किताबें बेचना, ये हमारे लिए किताबें गुड्स हैं, इससे आने वाला पैसा ये क्या है, सेल्स, ठीक है, बात समझ रहे हैं। तो फिर अदर इनकम क्या है, अदर इनकम के लिए मिसाल समझाता हूँ। गुड्स या सर्विसेज भी तो देखो ना, राइज वाले आपको सर्विसेज दे रहे हैं, टीचिंग की सर्विसेज दे रहे हैं, बोलो ये टीचिंग की सर्विसेज देते हैं तो इसके अगेंस्ट आपसे फी चार्ज कर रहे हैं, ये सर्विस बिजनेस है ना। दुकानदार आपको गुड्स बेचता है, उसके अगेंस्ट आपसे पैसे लेता है, तो दुकानदार ने जो गुड्स बेची वो सेल्स थी। राइज में आए, इन्होंने आपको टीचिंग सर्विसेज दी, टीचिंग सर्विसेज इनकी सेल है, ठीक है, उसको उर्फ आम में रेवेन्यू कहा जाता है, ब्रॉडर टर्म है, ज़रा सेल कह लो आसानी के लिए, फिलहाल पहला दिन है तो, ठीक है। सेल्स या रेवेन्यू इंटरचेंजेबली यूज होते हैं। रेवेन्यू वैसे ब्रॉडर टर्म है, रेवेन्यू आप गुड्स के लिए भी यूज़ कर सकते हो, रेवेन्यू सर्विसेज के लिए भी, लेकिन नॉर्मली सेल्स का वर्ड सर्विसेज के लिए यूज़ नहीं कर रहे होते हम, वो सिर्फ गुड्स के लिए कर रहे हैं, ठीक है। बहरहाल दोनों लफ्ज़ इंटरचेंजेबली यूज़ हो सकते हैं। अच्छा, मैं समझाने लगा था आपको मिसाल से, तो राइज वालों का कोर मेन बिजनेस फिर आपके ख्याल में क्या है, टीचिंग सर्विसेज, बोलो टीचिंग सर्विसेज देना, ओके। अगर ये पीछे तारिक ब्लॉक है जहाँ पे ढेर सारे आप लोगों के हॉस्टल्स हैं, ठीक है जी, यहाँ पे राइज वाले कुछ पैसे इनके पास एक्स्ट्रा पड़े थे, मिसाल के तौर पे इन्होंने वहाँ पे एक बिल्डिंग खरीदी और ख़रीद के उसको किराए पे चढ़ा दिया, हॉस्टल बना दिया। अब राइज को उस बिल्डिंग से रेंटल इनकम आने, और कमाई तो है ना,
बोलो, रेंटल इनकम आने लग गई। सही है। क्या राइस वालों का कोर बिजनेस किराए पे मकान चढ़ाकर रेंटल कमाना था? नहीं, वो तो ऐसे ही एक्स्ट्रा पैसे पड़े थे, इन्होंने वो पैसे यूज किए, बिल्डिंग ली और उसको किराए पे चढ़ा के रेंटल इनकम ले रहे। अब इनकम तो ये राइस की है, ये नहीं कि मैं और आप जाके कहें राइस वालों आप ये इनकम हमें दे दो, आपकी कोर एक्टिविटी की तो ये इनकम ही नहीं है। ऐसा नहीं होता, इनकम ये इनकी है, लेकिन इस इनकम को सेल्स या रेवेन्यू का नाम नहीं दिया जा सकता। सेल्स या रेवेन्यू में जो अमाउंट्स आती हैं, ठीक है जी, वो अमाउंट्स सिर्फ कौन सी होंगी? जो कोर एक्टिविटी से कमाई गई हो। कार शोरूम वाले का कोर बिजनेस कार बेचना, ठीक है। राइस वालों का कोर बिजनेस टीचिंग सर्विसेज बेचना। शुगर मिल का कोर बिजनेस चीनी बेचना, ठीक है। अब शुगर मिल वाले वो बगास और मोलेसेस जो बचता है, वो जो बाय प्रोडक्ट्स जो उनका वो स्क्रैप है वो बेच दें, क्या उसको सेल कहेंगे? है उनकी इनकम, उन्हीं का पैसा है, पर उनकी कोर एक्टिविटी बगास मोलेसेस बेचना नहीं होता, कोर एक्टिविटी चीनी बेचना होता है। तो चीनी सेल्स या रेवेन्यू, बगास मोलेसेस, स्क्रैप, ये चीजें बेचने की जो इनकम होगी वो अदर इनकम में आएगी। राइस वालों की टीचिंग सर्विसेज से आने वाला पैसा सेल्स रेवेन्यू, और ये पिछले मकान से रेंटल इनकम जो आई ये अदर इनकम। बात समझ आ रही है? चले, तो अदर इनकम के बारे में हम कह सकते हैं अमाउंट्स अर्न बाय नॉन कोर एक्टिविटीज। ये नॉन लिखने की कोशिश कीजिए, नॉन कोर एक्टिविटीज। बात समझ आई है? ओके सुने, तो मैं निकलने लगा बाहर, तो वो जो दूल्हे के अब्बा जान थे वो मुझे सब बहुत शुक्रिया, मेरे जेब में ना मेरे ऐसे कर कुछ डाल दिया, ठीक है जी। अब मैं गाड़ी में आके बैठा, भूल गया, घर पहुंचा तो घर वाली ने जेब रोला का ए कितों आए ने 5000 रुपये में, कहा है 5000 ही पाता है इकट्ठा। अब इनकम तो मेरी है कि नहीं है? आपको थोड़ी बांट दूंगा, मेरी इनकम है, निकाह पढ़ा के आया मैं उनका, तो इनकम तो मेरी है, लेकिन इसको मेरा रेवेन्यू नहीं कहा जा सकता, इसको अदर इनकम कहेंगे, क्योंकि मेरी कोर एक्टिविटी तो थी टीचिंग सर्विसेज, निकाह पढ़ाना नॉन कोर एक्टिविटी थी, इनकम मेरी बिल्कुल है, पर उसको सेल्स रेवेन्यू नहीं कहेंगे, उसको अदर इनकम है। ये कमाई ही, दोनों ही इनकम्स हैं, पर कोर एक्टिविटी वाली इनकम को क्या कहेंगे? बाय सेलिंग गुड्स और सर्विसेज। इसको यूं मैं कह देता हूं फ्रॉम कोर एक्टिविटीज और अमाउंट्स अर्न फ्रॉम, एक जैसा लफ्ज कर लेना, फ्रॉम नॉन कोर एक्टिविटीज। दोनों में ये फर्क, ठीक है जी। तो मेन हेड इनकम्स ही कहेंगे, सेल रेवेन्यू भी इनकम है, अदर इनकम भी इनकम है, फर्क क्या है वो आपको बता दिया। इनको फर्क किया क्यों जाता है? मैंने आपको जैसे बताया FAR 1 में जाके एक पूरा स्टैंडर्ड इसी के ऊपर है, उसकी लड़ाई यही है कि खबरदार फलां चीज सेल में लिखी तो अलग करो, अलग करो, अलग करो। उसकी वजह यह है आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना सीखेंगे। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स खुलते ही सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस सामने आता है, जिसमें सबसे पहले फिगर सेल्स की पड़ी होती है। अगर वो गलत है तो यूजर फौरन ही मिसलीड हो जाता है। तो बहरहाल ये बड़ी नाजुक चीज़ होती है, लेकिन आपके लेवल पे बस इतना ही, मेन कोर एक्टिविटी की इनकम सेल्स या रेवेन्यू, और नॉन कोर एक्टिविटी की इनकम अदर इनकम। जल्दी से नोट करें। 5-5 हज़ार लेके ना, क्या है धागा, ठीक है, लेकिन धागा बनाते हुए कुछ कॉटन ज़ाया होती है इस प्रोसेस के अंदर, वो स्क्रैप के तौर पे भी बिका करती है। वो स्क्रैप सेल को आप रेवेन्यू नहीं कहेंगे, उसको आप अदर इनकम कहेंगे, क्योंकि आपकी मेन कोर एक्टिविटी बाय प्रोडक्ट बनाना नहीं था,
क्या आपका मकसद ये था कि आप धागा बनाने नहीं, आपका मकसद धागा बनाना है नहीं कि हम धागा तो वैसे ही बन जाता है, हम तो ये जो है ना वेस्ट बनाने के लिए मिल लगाई हुई हमने, ऐसा नहीं होता। वे समझे बात को, वेस्ट बनाने के लिए मिल नहीं लगाई हुई हमने, हम बनाते तो धागा ही हैं, उसके उस प्रोसेस में वेस्ट बन जाता। तो वेस्ट, उसको स्क्रैप को सेल किया, वो अदर इनकम, धागे की इनकम रेवेन्यू सेल। अल्लाह जी, इधर इधर ही रहने दें, आप बढ़ते ना जाए, ये काफी फिलहाल हेड से मुझे बता लेने दें, ठीक है। पार्ट टाइम जॉब हो सकता है उनके लिए, पार्ट टाइम जॉब ही उनकी मेन इनकम हो और कोई काम ही ना हो, फिर वो तो बहस बराए बहस चलती जाएगी। फिलहाल बस इतनी सी बात याद रख लें, अब चलने दें फिलहाल, अभी चलना सीख लें हम लोग। ओके, चुप चुप के ना बोला करो, चुप कर दो। तारिक तुम हो? ये क्या लिखा जी? ये क्या है जी? कमाई। ये क्या है? खर्चे। अगेन खर्चे भी दो तरह के होते हैं। आपने स्टेशनरी की दुकान कल बनाई थी, तो आपने जो उर्दू बाजार से किताबें खरीदी थी, वो किताबें आपने पैसे खर्च के खरीदी? बोलें, आप इन किताबों के खरीदने को क्या नाम दोगे? परचेजेस। क्या नाम दोगे? परचेजेस। अच्छा जी, तो परचेजेस क्या होती हैं? डेफिनेशन लिखता हूं आपके लिए। गुड्स, 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 ये देखो दोनों तरफ गुड्स ले आया मैं, यही तो ट्रेडिंग बिजनेस है। गुड्स परचेज, गुड्स सोल्ड। गुड्स, गुड्स, बात समझ आ रही है? गुड्स परचेज फॉर सेलिंग, फॉर सेलिंग पर्पस। तो देखो ना, कल हमने डेफिनेशन पढ़ी थी इन्वेंट्री की, गुड्स परचेज्ड फॉर सेलिंग पर्पस। अगर अनसोल्ड रह गई उसमें से कुछ, तो वो स्टॉक। जो खरीदी थी वो क्या थी? परचेज। अगर कुछ भी ना बचता तो सारे की सारी परचेज ही थी, एक्सपेंस आउट हो जाती। वो देखेंगे शायद 16वें 17वें दिन जाके आपको मैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सिखाऊंगा, तो वहां पे जाके आपको ये बात ज़्यादा अच्छी समझ आ जाएगी, परचेज में और स्टॉक में किस तरह से फर्क होता है, क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, बहरहाल अभी जैसा कह रहा हूँ फिलहाल चलने दें। गुड्स परचेज फॉर सेलिंग पर्पस, गुड्स खरीदी सेलिंग पर्पस के लिए तो परचेजेस, और गुड्स बेची तो सेल। ठीक है, क्या हमारे ये बिल्कुल बिल्कुल छोटी छोटी, कोई मैंने कोई ऐसे कोई किताबों से, कोई फॉरेन किताबों की कोई स्टैंडर्ड्स की कोई डेफिनेशन नहीं ला रहा आपके सामने, बिल्कुल आम फहम सादा सादा बातें कर रहे हैं, कोई मसला तो नहीं ना हो रहा। हमने भी तो चलना सीखना है ना अकाउंटिंग के अंदर। फलां चीज़ एक्सपेंस, अच्छा ये होता है, अच्छा फलां चीज़ बढ़ रही है, कम हो रही है, कुछ सीखें तो सही पहले, फिर स्टैंडर्ड्स भी यहीं पे है, सब कुछ यहीं। ओके, वैसे ज़रूरत भी नहीं है उन चीज़ों की, यहीं से काम चल जाता है। क्या आप लोगों की दुकान में सिर्फ यही खर्चा हुआ? क्या आप लोगों ने सिर्फ चीज़ें ला के रखी, बस ये वाहिद खर्चा होगा, इसके अलावा कोई खर्चा नहीं होगा? होगा ना खर्चा। आपने बिजली का बिल भी देना है, आपने दुकान का किराया भी देना है, आपने सेल्समैन की सैलरीज भी देनी है, और भी बहुत से खर्चे अब काफ़ी होते जाएंगे, ऐसे ही चलते जाएं। तो बहरहाल मतलब ये कि बिजनेस चलाने के लिए सिर्फ गुड्स परचेज नहीं करनी पड़ती, बल्कि कुछ और खर्चे भी हुआ करते हैं। तो उनको अदर एक्सपेंस का नाम दे देते हैं, क्योंकि जब इनकी बात करेंगे तो उस एक्सपेंस का नाम आ रहा हुआ करेगा, जैसे रेंट एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस,
यूटिलिटी एक्सपेंस वगैरह वगैरह, वो उस एक्सपेंस का अपना नाम आ जाया करेगा। इसलिए फिलहाल हम इसका क्या कह देते हैं, नाम क्या रख देते हैं, अदर एक्सपेंस। तो जब जो आया करेगा उसी का नाम लिख लिया करेंगे। अदर एक्सपेंस क्या होता है जी, यूँ कह लें अमाउंट्स स्पेंट ऑन डे टू डे, मुश्किल होगी, आसान करेंगे। अमाउंट स्पेंड ऑन डेली ऑपरेशंस, क्या है, एक्टिविटीज बेसिकली ऑफ बिजनेस। इससे आसान होगी तो फिर किसी वक्त कर लेंगे, अगली बार कर लेंगे, फिलहाल ये काफ़ी है। अमाउंट स्पेंड ऑन डेली एक्टिविटीज ऑफ आ बिजनेस, क्योंकि इस पर भी आप लोग जिद कर सकते हैं, डेली किराया तो मंथली देते हैं, तो भाई वो एक ही बात होगी ना, ठीक है। वो हर दिन से बढ़ बढ़ की किराया जो है वो हर रोज़ दुकान इस्तेमाल करने का ही किराया पूरे महीने बाद दिया ना महीने, ठीक है, नोट कर। वो पहले पढ़ते हैं, फिर आखिरी हेड की तरफ चलते हैं। एक कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग के अंदर, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। देखिए जी, हम थ्योरेटिकल पोर्शन इकट्ठा कभी भी नहीं पढ़ा करते, हम अपनी अकाउंटिंग पढ़ते चले जाएंगे, ऐसे ही जो छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व होते जाएंगे उनको डिस्कस करके आगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। एंड पे जाके फिर मैं देख लिया करता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें नहीं डिस्कस हुई कहीं पे भी, और उनको हम आखिरी क्लास में शायद 1.5 घंटा भी नहीं लगता, वो सारे छोटे मोटे कॉन्सेप्ट जो हैं वो भी पढ़ लिए जाते हैं, प्लस जो अलग अलग पढ़े होते हैं उनको भी इकट्ठा कर लिया जाता है, ठीक है जी। तो उन्हीं कॉन्सेप्ट्स में से एक कॉन्सेप्ट है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। देखें, आप लॉ पढ़ रहे हैं तो शायद लॉ में तो जाकर कंपनी के केस में कंपनी को अलहदा लीगल पर्सन कहा जाता है और लायबिलिटी भी कंपनी, लॉ पढ़ रहे हैं ना, लॉ में शायद ये बात तो थोड़ी बहुत हुई ही हो, कंपनी लॉ अगर पढ़ रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो पढ़ ही लेंगे, ये बात होगी, ठीक है, कि कंपनी अपने नाम में एसेट्स रख सकती है, अपने नाम पे लायबिलिटी इनकर करती है वगैरह वगैरह। जबकि पार्टनरशिप या सोल प्रोपराइटर में जो ओनर्स होते हैं वो खुद ही लायबल होते हैं। लेकिन मैं लीगल जो कॉन्टेक्स्ट है उसकी बात नहीं कर रहा। जो अकाउंटिंग है इसके अंदर चाहे वो सोल प्रोपराइटर भी हो, ठीक है, अकाउंटिंग का ये कॉन्सेप्ट है, ये मैं लॉ का कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा, अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, मतलब ओनर और बिजनेस ये दो अलग अलग पर्सन हैं। अकाउंटिंग जो है वो ओनर को और बिजनेस को अलग अलग तस्वुर करती है, मतलब ये ओनर है, ये उसका घर है, ये खिड़की में से वो झांक रहा है, ठीक है जी, ये इस बंदे ने घर बैठे बैठे सोचा कि क्यों ना मैं एक दुकान बनाऊं, ठीक है, तो इसकी ये सोच आई, तो इसने अपने घर पड़े हुए सारे पैसे इकट्ठे किए, इस बोरी में डाले, भर लिए और गिरा लगाई, ऐसे करके ये बोरी जो है उधर आ रही थी। और ये बोरी उठाकर ये भाई साहब आए और इन्होंने एक दुकान खरीदी,
या किराए पे ली, ठीक है जी। दुकान का शटर बनाना पड़ेगा, C1 जनरल स्टोर, ठीक है जी, ये शटर लगा हुआ है। ओके, तो ये क्या है, बिजनेस। ये क्या है जी, अगर घर इतना सा हो सकता है तो बिजनेस भी काफी बड़ा है उससे जी। ये ओनर था, ये ओनर ने पैसा उठाया, ये ओनर पैसा लेकर जा रहा था बिजनेस की तरफ के यहां पे एक बैरियर आ गया। इस बैरियर के नीचे अकाउंटेंट बैठा हुआ था और उसकी आंखें ये इधर को देख रही हैं, ठीक है जी। ये उसकी आंखें हैं, कान नहीं है, ठीक है। आपने उसने खरगोश है, अकाउंटेंट है ये, ठीक है जी। ये आप हैं, अब हंसो, ठीक है जी। ये लाइन जो इस अकाउंटेंट के सामने है, इसी लाइन का नाम क्या है, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये ताक लगा के बैठा हुआ है, ये लाइन थोड़ी टेढ़ी है, बस ऐसी ही है, गुजारा करें। ये ताक लगा के बैठा हुआ है अकाउंटेंट। जैसे ही कोई चीज बिजनेस में दाखिल होने लगती है, अकाउंटेंट कहता है रोको रोको रोको, किधर? ओनर कहता है बिजनेस शुरू करने जा रहा हूं, ठीक है। ऐसे कैसे शुरू करने जा रहे हो, मुझे लिखवाओ, क्या कर रहे हो जी? यार मेरा बिजनेस है, मैं और मेरा बिजनेस क्या दो अलग अलग लोग हैं? देखा, हाँ, ये लाइन नहीं देख रहे, ये सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट है। जो कुछ भी ओनर से बिजनेस की तरफ जाएगा मैं उसको रिकॉर्ड करूंगा। अच्छा ठीक है, करो करो रिकॉर्ड, मैं तो लेके जा रहा हूं, रोकता नहीं है, लेकिन ये पैसा ले गया। अब ओनर ने पूछा अकाउंटेंट, ये जो पैसा मैं लेके गया हूं इसका नाम क्या रखोगे? मैं इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी आपको बताऊंगा, शायद आज टाइम मिला थोड़ी सी बात उस पर मजीद करेंगे। बहरहाल अभी नाम तो जरा, नामों से जरा तो मुतारिफ हो लें जी। तो ओनर ने कहा अकाउंटेंट, इसका नाम क्या रखोगे जो पैसा मैं लेकर गया? ये नहीं गिरेगा, अच्छा बंद है नीचे से। अकाउंटेंट ने कहा ये जो पैसा ओनर तुमने इन्वेस्ट किया है बिजनेस में, तीर का निशान ओनर से बिजनेस की तरफ है, ऐसे ही है, कहेगा ओनर ये जो पैसा तुमने इन्वेस्ट किया है बिजनेस में, इसको हमारे यहाँ कैपिटल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैपिटल। यानी कैपिटल क्या है? अमाउंट्स, फिलहाल सिर्फ अमाउंट कह रहा हूं, ये लोया वे, तीन डब्बा वे, सब कुछ ये लोया उठा, तीन डब्बा उठा, कार उठा, अपना फर्नीचर उठा, सब कुछ उठा के बिजनेस में ले जा सकता है, ठीक है भाई, लोया वेच। ये एक्सपेंस तो समझते हैं ना, आजकल बड़ा रवाज है, आप पता है हमारी असेंबली में है जी। ओके जी, तो कैपिटल क्या है? अमाउंट इन्वेस्टेड, अमाउंट कह रहा हूं, आने वाले दिनों में मैं ऐड कर दूंगा इसके अंदर, फिक्स एसेट भी, गुड्स भी ले आया करेगा कभी कभी, लेकिन फिलहाल पहला दिन है। जैसे एसेट के केस में सिर्फ कैश आया, लायबिलिटी केस में सिर्फ कैश। अभी समझ जाए एक बार की होती क्या चीजें, ये पहली बार नाम आ रहे हैं सामने। तो अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द, यही लिख लेता हूं, यही लिख लेते हैं, चलिए, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनटू द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। ठीक है, बात समझ आई है? कैपिटल याद रहेगा? कैपिटल क्या है? अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनटू द बिजनेस। क्लियर? अच्छा जी, तो फिर लिख लेना, सब्र करो, अभी बात चल रही है, फिर लिख लेना, मरी जा रहे हो घूमने फिरने। ओके, अच्छा जी, अब ओनर एक बार
बिजनेस में पैसा डाल दे, उसके बाद अगर वो हाथ लगाए तो उसके हाथ जल जाएंगे? बोले बोले हैं? आंखें फूट पड़ेंगी? बोले क्या वो पैसा, भाई इसको भी एक्सपेंड कर दो, क्या वो पैसा एक बार जो बिजनेस में लगाए उसके बाद बिजनेस से कभी पैसे निकाल नहीं सकता? बोले भाई अपनी ज़रूरत है, जब उसने सब कुछ बेच के दुकान खोल ली है तो क्या अब रोटी नहीं खाएगा? उसकी भाई अपनी ज़रूरियात हैं, उन ज़रूरियात को पूरा करने के लिए अगर उसको पैसे चाहिए होंगे तो वो पैसे दादा अबू से थोड़ा ही मांगने जाएगा, अपने किसी दुकान में से निकालेगा। बात समझ रहे हो? तो बिल्कुल इजाज़त है उसको, बिल्कुल इजाज़त है उसको कि वो पैसा निकाले यहाँ से और निकाल के घर लेकर आए। लेकिन जैसे ही यहाँ पे पहुँचता है, ये कानों वाला, सॉरी इसकी आंखों का रुख इधर ही है, ये बैठा है देख रहा है, ये क्या कह रहा है? ओह रुको 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 रुको, किधर? यार ऐसे मेरा अपना बिजनेस है, तुम कौन होते हो यार? मेरे सेठ के पास जब आप अकाउंटेंट हो गए ना वैसी बात करना, वैसा तुम पैसे ही काट लेने, तो हम नहीं समझ आ रही, सेपरेट एंटिटी ने कहना चल पुत्र तू कर ना बात को। तो कहेगा मेरा अपना बिजनेस है, मेरे पैसों की जरूरत है, मैंने और कहाँ से लेने? डाका मारूं, दुकान से ना निकालूं? ले जाओ सेठ साहब, नाराज क्यों होते हो? लेकिन मुझे जरा इसको रिकॉर्ड करने देना, मुझे इसको रिकॉर्ड करने देना। अच्छा यार कर रिकॉर्ड, और ये लेकर घर आ गया। ये रोटी पकेगी यहाँ पे इन पैसों की, ठीक है? ओके, आप खुद नहीं पकाएगा, ओके? अच्छा सुनो, वैसे ही उसको ख्याल आया, तुमने कहा अकाउंटेंट ये जो तुमने रिकॉर्ड किया है इसका नाम क्या रखा होगा? उसने कहा जी इसको हम कहा करते हैं हमारे यहाँ अकाउंटिंग की दुनिया में इसको ड्राइंग्स कहा जाता है। मैंने कहा अच्छा ड्राइंग्स फिर क्या हुई? अमाउंट, मैं सिर्फ अमाउंट ही कह रहा हूँ, कभी कभी दुकान से अंडे भी उठा के ले जाएगा अपनी दुकान से खाने के लिए, ब्रेड उठा के ले जाएगा, दूध उठा के ले जाएगा, जरूरत हो रहा है ना, अब अपने घर नाश्ता करना है तो क्या साथ वाले जो ना, तो गोरमे वालों ने जो है वो अपनी बेकरी बनाई हुई है, गोरमे का मैनेजर आए विजिट करने और कहे नाश्ते के लिए कुछ चीज़ें चाहिए, तो मैनेजर क्या कहेगा? नाल भी केक्स एंड बेक्स तो ले लो, बोलो नहीं लेके जाया करेगा। आने वाले दिनों में कैपिटल लाने के और ड्राइंग्स करने के कैश के अलावा भी तरीके हुआ करेंगे। बता इसलिए रहा हूँ कि थोड़ी देर में सवाल आने लग जाना है, रोकने हैं सवाल फिलहाल, ठीक है जी? अमाउंट विदड्रॉन बाय द ओनर फ्रॉम बिजनेस, ठीक है जी? वो क्या है? ड्राइंग्स। और इन्वेस्टेड बाय ओनर इनटू बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल, ठीक है जी? अच्छा जी, अब डेफिनेशन तो मैं वहां लिख के आया हूं बहरहाल। कैपिटल, पांचवा हेड क्या है? कैपिटल। और देखिए इसी कैपिटल का कॉन्ट्रा यानी ऑपोजिट वो क्या है? ड्राइंग्स, ठीक है? तो इनको अलग अलग हेड अकाउंटिंग में नहीं कहा जाता, इसको एक ही हेड तस्वर किया जाता है, वो कौन सा? कैपिटल। ब्रॉड कैटेगरी क्या है? क्या है जी? कैपिटल। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनटू द बिजनेस, वो क्या है? कैपिटल। उसी का कॉन्ट्रा क्या है? ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या है? अमाउंट्स विथड्रॉन बाय द बिजनेस बाय द ओनर फ्रॉम द बिजनेस, ठीक है? तो हेड कैपिटल ही है। पैसा जब घर से लाता है तो कैपिटल, जब निकालता है तो कैपिटल की बजाय उसको नाम क्या दे देते हैं? ड्राइंग्स। क्या कर लिया उसने? विथड्रॉ कर लिया पैसा। जल्दी से नोट करें, हेड्स खत्म हुआ चाहते हैं। लायबिलिटीज, इनकम्स, एक्सपेंसेस और कैपिटल। फिर एसेट में करंट नॉन करंट भी है, लायबिलिटीज में करंट नॉन करंट भी है। उसके बाद एक्सपेंसेस भी दो तरह के हैं, परचेज और अदर एक्सपेंसेस। इनकम भी दो तरह की नजर आई, सेल्स और अदर इनकम। और कैपिटल का भी एक कॉन्ट्रा देखा, ठीक है जी? तो ज़्यादा मज़ीद बढ़ाता नहीं हूँ क्योंकि ये चीज़ें ज़िंदगी में पहली बार सामने आती हैं,
तो ये बहरहाल आपको घर जाके इनके ऊपर थोड़ी सी मेहनत आज करनी पड़ेगी। एक रिलेशनशिप आपके सामने यहाँ पे मैं लिखने लगा हूँ, उसको समझ लें क्योंकि टाइम अभी हमारे पास मौजूद है। थोड़ी सी बात इस पे आज हो जाएगी तो वो कल फिर नहीं करूँगा मैं। क्या है जी? कैपिटल। कैपिटल को आपने क्या कहा अभी थोड़ी देर पहले? क्या है कैपिटल? अच्छा, क्या लिखा मैंने? एसिड्स। एसिड्स को आपने कोई कल क्या कहा था, कोई नाम? रिसोर्सेज, ठीक है। अच्छा, इनकम्स और एक्सपेंसेस की बात नहीं हो रही, ठीक है। अब गौर से जरा देखिएगा, बिजनेस कोई खुद जानदार चीज तो है नहीं कि रात को सोए सुबह उठे तो एक बिजनेस चल रहा था, डर की आवाज आ रही थी, बिजनेस चल रहा था। ऐसा होता है क्या? हाँ बोलो। बिजनेस कोई खुद जानदार चीज तो है नहीं, खुद ब खुद चल पड़ता। बिजनेस शुरू ही कहां से हुआ होगा? जब इसने सोचा था बिजनेस शुरू करूं। शायद मुझे ये हेड पहले बताना चाहिए था, है ना? चलें कोई बात नहीं, आप तो बता दिया ना कि बिजनेस शुरू कहां से हुआ होगा। जब ओनर घर से पैसे का बोरा लेके आया होगा और उसने बिजनेस को, ऐसे समझ लें बिजनेस सेपरेट पर्सन कह रहे हैं ना, बिजनेस को यूं पकड़ाया होगा, ये लो बिजनेस पैसा। अब बिजनेस ने क्या किया होगा बोलो? उस बिजनेस ने उस पैसे से कोई दुकान खरीदी होगी, कोई चीजें खरीदी होंगी, ठीक है, कोई फर्नीचर खरीदा होगा, बिजनेस चला होगा, चीजें बिकी होंगी, पैसे आए होंगे। बात समझ आ रही है? ठीक है। इसका मतलब बिजनेस के पास अपना कुछ भी नहीं होता, ठीक है जी। बिजनेस के पास जो भी रिसोर्सेज हैं, मैं जरा इस तरह से बताता हूँ, ज्यादा अच्छी समझ आ जाएगी, वो कंफ्यूज ना हो जाए। देखें, बिजनेस के पास जितने भी रिसोर्सेज हैं, आपने यही कहा था ना एसेट्स के बारे में। एसेट्स क्या होते हैं? रिसोर्सेज ऑफ बिजनेस। इधर देखें, रिसोर्सेज ऑफ बिजनेस। बिजनेस के पास जितने भी रिसोर्सेज हैं वो कहां से आए, वो कहां से आ जाते हैं? आसमान से गिरते हैं। आपने इरादा किया बिजनेस शुरू करना है और सुबह ही आपकी दुकान का छत फटा हुआ था, उसके अंदर से सारे रिसोर्सेज आए पड़े थे। ऐसा होता है? बोलो बोलो, कुछ तजर्बा हो तो बताओ। इस तरह नॉर्मली तो नहीं होता, करामात तो हैं भारत। तो रिसोर्सेज बिजनेस के जो हैं वो बिजनेस के पास या तो ओनर की तरफ से आते हैं, यूँ कह लेते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन की भी बात कर लेते हैं, इसको अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं, वैसे अभी बता देता हूँ, फिर नाम लिख देता हूँ बाद में। बिजनेस के पास जो रिसोर्सेज पड़े हैं वो या तो ओनर सप्लाई करता है, रिसोर्सेज सप्लाइड बाय द ओनर। क्या मतलब रिसोर्सेज सप्लाइड बाय द ओनर? मतलब ओनर ने कैश ला के दिया, बिजनेस ने उससे एसेट्स खरीदे। अब बिजनेस के पास एसेट्स हैं लेकिन वो बेसिकली सप्लाई किसने किए? ओनर। ठीक है, तो ये तो हो गया बिल्कुल, ये तो समझ भी आता है कि बिजनेस के रिसोर्सेज कहां से आते हैं? ओनर से आते हैं। अब जरा गौर से सुनना, जिस बंदे ने आपको चीजें दी उधार पे, आपके पास स्टॉक आ गया, बोलो भाई गुड्स परचेज्ड, और अगर अभी रीसेल नहीं की, सेल नहीं की, तो वो क्या है? स्टॉक है। स्टॉक क्या है? एसेट है। एसेट क्या है? रिसोर्स है। ये रिसोर्स आपका अपने पैसों का खरीदा हुआ है? बोलो नहीं, ये तो रिसोर्स आपको
किसी और ने सप्लाई किया है या बैंक ने लोन दिया, तो वो कैश आपके पास आया, वो लोन का जो कैश है वो ओनर तो घर से नहीं लाया, वो तो रिसोर्स आपको किसी और ने सप्लाई किया है। तो इसका मतलब बिजनेस के पास जितने भी रिसोर्सेज पड़े होते हैं वो या तो ओनर लाकर देता है उसको, या रिसोर्सेज सप्लाइड बाय अदर्स। फॉर एग्जाम्पल बैंक क्रेडिटर, ये बात समझ आई है? क्रेडिटर क्या करता है? गुड्स ला के दे देता है, पैसे नहीं लेता। स्टॉक पड़ा है हमारे पास, हमने कुछ खर्च नहीं किया। बैंक क्या करता है? कैश ला के दे देता है, ओनर पैसे नहीं लाया, ओनर कैश नहीं लाया, बैंक का कैश है, यूज करेगा बिजनेस। सही है? तो बिजनेस के पास जो भी रिसोर्सेज पड़े होते हैं वो रिसोर्सेज या तो ओनर सप्लाई करता है या वो अदर्स सप्लाई करते हैं। तो बिजनेस के जो रिसोर्सेज हैं उनका टोटल कभी भी इन दो चीजों के टोटल से बाहर नहीं हो सकता, ये हमेशा ही बराबर होगा। बिजनेस के पास जितने भी रिसोर्सेज होंगे वो या तो ओनर से आएंगे या अदर्स से आएंगे, इसके अलावा कोई तीसरा रास्ता नहीं है। जमीन फटेगी वहां से नहीं फूटेंगे, आसमान फटेगा वहां से नहीं गिरेंगे। रिसोर्सेज ऑफ बिजनेस या तो ओनर की तरफ से आए होंगे या बाकियों की तरफ से। ठीक है? ओ कैपिटल भी लायबिलिटी है बिजनेस के ऊपर। देखो, ओनर पैसा लेके आया बिजनेस में, क्या कहा इन्होंने? कैपिटल। क्यों भाई? बिजनेस के पास ये जो पैसा पड़ा है ये किसका पैसा है? आज बिजनेस बंद हो जाए तो क्या मैं और आप जाके वो कैश ले लेंगे? बोलो, जिसकी दुकान है उसी का पैसा है, जाके निकाल लेगा वो पैसा। इसका मतलब कहा जा सकता है कैपिटल जो है इसका दूसरा नाम पेएबल टुवर्ड्स ओनर भी है। पेएबल टुवर्ड्स ओनर। जैसे क्रेडिटर क्या है? पेएबल टुवर्ड्स क्रेडिटर। ऐसे ही कैपिटल क्या है? पेएबल टुवर्ड्स ओनर। ऐसे ही लोन क्या है? पेएबल टुवर्ड्स बैंक। और सही है? तो कैपिटल भी एक लायबिलिटी ही है। ठीक है? तो बिजनेस के पास अपना कुछ नहीं होता। बिजनेस के पास जितने भी रिसोर्सेज पड़े होते हैं या वो ओनर से आते हैं या वो अदर्स सप्लाई करते हैं उसको। तो ये रिसोर्सेज हमेशा इन दो के टोटल के बराबर होने चाहिए। इसके अलावा अगर हो तो फिर नैब वाले आ जाते हैं। इसके अलावा हो तो कहते हैं कहां से आए एसेट्स, कहां से आए एसेट्स, एक्सप्लेन करो कहां से बनाए एसेट्स। भाई समझ आ रही है बात की? ठीक है? तो इस इक्वेशन को कहा जाता है अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या कहा जाता है जी? लिखिए, ऊपर नाम नीचे आ रहा है, गुजारा करें ऐसे जवाब। अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है जी? एसेट्स इक्वल होते हैं कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ओके जी स्टूडेंट? कैश इन हैंड एसेट है। ये बताओ दिया किसने? अभी तो मैं डुअल एस्पेक्ट की तरफ गया ही नहीं हूं, कल लेके जाऊंगा। दोनों तरफ बात आएगी। जैसे ही ओनर, तुम मिसाल दो जी, ओनर ने दिया कैश, तो ओनर से पैसा आया तो कैपिटल है कि नहीं है? अब ओनर की तरफ लायबल फील कर रहा है बिजनेस, लेकिन बिजनेस के पास एक रिसोर्स भी आ गया, तो एक ही वक्त में कैश भी बढ़ा है उसके पास और उसके ऊपर एक बोझ भी बढ़ा है। तो इट विल कम टुमारो इंशाल्लाह, ये काम देखेंगे हम कल। ठीक है जी? आज के लिए इतना ही। जिंदगी रही तो कल मिलेंगे।